लिख लेते हैं इसकी डेफिनीशन, इसका मतलब तो हमें पता ही है, इसकी डेफिनीशन लिख लेते हैं। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, तो हम चीज़ों को अरेंजमेंट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको अरेंज करेंगे तो उसी को हम परमुटेशन बोल देते हैं। तो लिख लेते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, उन्हीं को हम परम्यूट करेंगे, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को परम्यूट करने का कोई मतलब थोड़ा ना है। अगर हमारे पास 5 रेड बॉल हैं तो उनको हम क्या अरेंजमेंट करेंगे, उनका तो अरेंजमेंट हमेशा सेम ही दिखेगा, चाहे 5 में पहली बॉल आगे रखो या बीच में रखो या कहीं पर भी रखो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बातें होंगी। तो लिख लेते हैं ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, ईच ऑफ द each of the different arrangement that can be made by taking sum of all of a number of given thing स्लैश करके लिख लेंगे ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और लिख लेंगे, इन परमुटेशन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट is taken into account। मतलब इसमें हमें अरेंजमेंट में ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसका ऑर्डर हम ध्यान रखेंगे। परमुटेशन में हमारा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर अलग अलग होगा तो वो अलग अलग परमुटेशन में माने जाएंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि उसको हम ध्यान रखेंगे कि वो टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है हमें उसका ध्यान रखना है कि ऑर्डर भी परमुटेशन में इम्पॉर्टेंट है। कैसे, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 नंबर्स ABC हैं, ठीक है। 3 नंबर्स ABC हैं जो डिफरेंट है, टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। अब यहीं पर हमको पता चल जाएगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। देखो जैसे यहाँ पर 3 3 नंबर्स हैं हमारे पास, A है, B है और C है। अब इसमें से दो दो करके लेना है, तो हम क्या क्या कंसीडर करेंगे जब अरेंजमेंट करेंगे। तो हम फर्स्ट अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, AB। ये जो हम कर रहे हैं ये अरेंजमेंट है, AB होगा तो AB है तो BA। अब ये AB और BA ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में देख रहे हैं ना। ऑर्डर A पहले आया, B बाद में आया और B पहले आया, A बाद में आया। जैसे लोगों को हमें बैठालना है, दो अलग अलग लोगों को चेयर में बैठालना है, राम और श्याम है, तो पहले राम आगे बैठा है श्याम पीछे बैठा है, या श्याम आगे बैठा है राम पीछे बैठा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये ऑर्डर अलग अलग हो गया, तो इसलिए AB भी होगा, BA भी होगा। उसके बाद अगर A हमने ले लिया तो B ले लेते हैं, तो BC होगा तो CB भी होगा। और फिर अगर C ले लिया तो CA होगा तो CB भी होगा। CA ले लिया, नहीं AC ले लिया, CA ले लिया और AC, यहाँ पर इसको AC कर देते हैं। CA जब ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, AC। तो ये हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट आ गए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आ गए हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो 6 आ गया, ठीक है ना। अगर यहीं पे बात होती कि भाई 3 है और इसको जो है ना, ये जो 6 आया है ये उसी से आया है NPR वाले फार्मूले से। खैर अभी हम उसको डिराइव ही करेंगे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है वो n है जो 3 है, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये r है। तो NPR का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो 3p क्या हो जाएगा 2। तो फार्मूला होता था 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1। तो ये ऊपर क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो देखो वैल्यू 6 आएगी कि नहीं। लेकिन हम ये फार्मूला थोड़ा अप्लाई करने से हिचकेंगे, इसको थोड़ा कम यूज़ करेंगे। हमने डायरेक्ट देखा कि हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। वैसे तो ये अभी हम फार्मूला डिराइव भी करेंगे कि NPR कैसे बना होगा, आज डिराइव अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो जब 3 में से 2-2 को लेना था तो इस तरीके से ले लिया। अब जैसे सिलेक्शन करना होता तो अगर हमने AB को सेलेक्ट कर लिया, ऐसे होता कि अगर AB को सेलेक्ट कर लिया तो क्या BA को सेलेक्ट करने की ज़रूरत थी क्या भाई। अरे दो हाथ में हमने एक A पकड़ लिया, एक को B को पकड़ लिया, तो हम हमारे इस हाथ में A है दूसरे हाथ में B है, या पहले हाथ में B है दूसरे हाथ में A है, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। सिलेक्शन का मतलब यही है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने AB ले लिया तो फिर BA का कोई मतलब नहीं। तो जब सिलेक्शन की बात होगी तो सिर्फ कितने सिलेक्शन होंगे, एक AB वाला होगा, एक कौन सा होगा BC होगा, और एक कौन सा होगा CA होगा। यानी कि जब नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात होगी, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट थे तो 6 आए हैं, और अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात होती तो कितने आ जाते 3। और वहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाता 3C2। तो 3C2 लगता तो 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो 2 से 3 फैक्टोरियल कट कर देते तो 3 आ जाता है हमारे। तो खैर अभी हम उसको सिलेक्शन में फिर पढ़ लेंगे। यहाँ पर चाहो तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ ये क्या था अरेंजमेंट, जिसका फार्मूला क्या लग गया 3p2। लेकिन अगर यहीं पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होता, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन अगर यहीं पर हम ले लेते, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन ले लेते, चलो यहीं पर एक बार समझने के लिए लिख लेते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, जो सिलेक्शन होते हैं हमारे पास वो हो जाता है AB होता, तो फिर BA नहीं होता, AB होता, BC होता और CA होता। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाते 3, और अगर 3 होते तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता 3C2, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट हो गया। तो देखो ये 3 आंसर आ गया हमारा। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सिलेक्शन का मतलब है सिर्फ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और अरेंजमेंट का मतलब है हम अरेंजमेंट के बाद मतलब क्या है, उसको सेलेक्ट भी किया प्लस अरेंज भी किया हुआ। तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो सिलेक्शन की वैल्यू कम आएगी और अरेंजमेंट की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। तो ये अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे अपना NPR का, जो हम यूज़ कर रहे हैं ना 3p2 अपॉन 3p2 या NPR। तो यहाँ तक के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं अपनी, परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट हेडिंग है हमारी परमुटेशन, परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन। अब ये रिपीटिशन का मतलब क्या है अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड को हम RNA शॉर्टकट में कई बार क्वेश्चन में लिख देंगे, तो उसका मतलब वही है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है ना, DNA और RNA जैसे होता था वैसे ये RNA है। तो परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का मतलब है, जैसे मान लिया हमारे पास एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास 10 बॉल हैं जिनका नाम है ABCDEFGHIJ, जहाँ तक 10 आता है वहाँ तक ले लिया। और उसके बाद हमारे पास 5 बॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स है 5, उनका नाम है 1 2 3 4 5, ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि चलो हमारे पास 10 जो है, फिर अभी हम इसको डिराइव करेंगे, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये 10 जो है हमारे पास 10 बॉल है,
इनका नाम है A B C D E F G H और I J। हो गए ना 10, 2 4 6, ठीक है, ये 10 हो गए। और 5 जो है वो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, बॉक्स हैं, डिफरेंट है तभी तो हमने इनका नाम 1 रखा है। तो एक बॉक्स का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 बॉक्स है, एक का नाम 4 बॉक्स है और एक का नाम 5 बॉक्स है। अब उसने हमसे ये बोला हुआ है कि भाई ये बॉक्स आपके ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पर मैं बॉक्स भी बना देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास 5 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये पहला बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया, ये थर्ड बॉक्स हो गया, ये फोर्थ बॉक्स हो गया और ये फिफ्थ बॉक्स हो गया। और यहाँ पर कोई इन 10 बॉल को लेके खड़ा हुआ है, उसके हाथ में ये 10 बॉल्स हैं सारी की सारी। अब इन बॉल्स को हमें क्या है, अब हमारे पास क्या है, परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब है कि अगर पहले बॉक्स में ए बॉल आ गई है, पहले में ए आ गई है, तो फिर उसके अलावा पहले में अगर हमने ए रख दिया तो दूसरे में फिर ए नहीं आएगी, ए को हटा देंगे बिल्कुल। फिर उसमें बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक चलेगा, लेकिन ए नहीं आ सकती। मतलब एक में अगर आ गई तो रिपीट नहीं होगी, उसी को बोल देते हैं रिपीटिशन। ठीक है ना, ये रिपीटिशन थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उसी को क्या बोल देंगे, रिपीटिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि अगर हमारे पास एक बॉल हमारे हाथ में है और अगर हमने उसको इस वाले बॉक्स में हमने अगर ए को रख दिया, अगर यहाँ पर ए आ गया तो फिर किसी भी उसमें ए नहीं आने वाला है। और एक कंडीशन होगा, जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो ए में भी, फर्स्ट वाले बॉक्स में भी ए आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में। फिर रिपीटिशन तो मतलब अलाउड का मतलब हो गया सब में रिपीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है कि अगर ए आ गया है तो फिर सेकंड वाले में ए, थर्ड वाले में ए, 4 में ए, 5 में ए आने के चांस 0 है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप ज़रा देखते हैं कि हमारे पास ये 10 बॉल्स हैं, इनको 5 बॉक्स में हमको अरेंज करना है। तो हम ये 10 बॉक्स बॉल को लेके चलते हैं, पहले वाले के पास जाते हैं, इस पहले वाले बॉक्स के पास जाते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे। नंबर ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि जब हम पहले बॉक्स के पास पहुँचे और हमारे हाथ में 10 बॉल हैं, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में हम कितने मेथड से, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिससे हम उसको फिल कर सकें, उस बॉक्स में हम डाल सकें बॉल को, तो वो 10 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 बॉल है, हमने पहली बॉल ए को उठाया डाल दिया, पहला में हो सकता है किसी ने कहा भाई ए को क्यों डाला, तो बी को उठाया डाल दिया, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी एच आई जे सबको हम डाल सकते हैं। तो यानी कि पहले वाले बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं, 10 वेजेस हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब जैसे हमने मान लिया कि पहले वाले बॉक्स में हमने ए को डाल दिया, वैसे तो हम किसी को भी डाल सकते थे, बी सी डी, मान लिया कि हमने ए को डाल दिया। तो अब सेकेंड बॉक्स को फिल करने के कितने मेथड होंगे, क्योंकि एक तो 10 तो तो दूसरे वाले को 9 होंगे, क्योंकि हमारे पास 9 बॉल ही बची हुई हैं। एक को तो हम डाल चुके हैं, किसी भी एक को, जरूरी नहीं कि ए को ही डाल दिया, बी को भी डाल दिया, सी को डाल दिया, किसी एक को डाला, तो बाकी दूसरे बॉक्स को फिलअप करने के 9 वेज हो गए। तीसरे वाले को 8 वेज हो गए, फोर्थ वाले को 7 वेज हो गए और 5 वाले को 6 वेज हो गए। एक चीज यहाँ पर और डाउट आता है कि भाई यहाँ पर एंड आएगा कि और आएगा। तो अब आप सोचो कि एंड आएगा कि और आएगा। सर और आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड आएगा। अरे भाई हमारे 5 बॉक्स है, उसने ये नहीं कहा कि पहले में भी डाल दो और दूसरे में भी डाल दो और तीसरे में भी और चौथे में भी, और नहीं आया। पहले बॉक्स को भी फिल करना है एंड दूसरे बॉक्स को भी फिल करना है एंड तीसरे बॉक्स को भी फिल करना है एंड चौथे को भी एंड पांचवें को भी। तो इसका मतलब सब में एंड आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7 और ये 6 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगर हम इसको NPR के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 10 बॉल्स थी और उसमें से हमने कितनी बॉल को, डिफरेंट बॉल कितनी थी 5, और कॉमन सेंस भी हमारा कहता है, कल हम बात कर चुके हैं कि जो NPR होता है उसमें N जो होता है वो बड़ा होता है और R जो होता है वो छोटा होता है। N हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू R। 4320। हाँ, तो फिर यहाँ पर कितना 4320 आ रहा है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल कर लिया और यहाँ पर 10 माइनस 5 कितना हो गया, इसको चेक करना है मुझे कि ये 10PR के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो 10P5 है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल हुआ, तो देखो क्या यही तो आएगा 10। 30,240। अलग अलग आंसर बताओगे तुम लोग? नहीं सर, 30,240 आंसर है, ऐसा बोल रहा। अच्छा, और उधर से क्या आ रहा था दूसरे वाले का? देखो यहाँ पर तो जेनियल ने तो कुछ 4,000 में बोला था। ओके, चेक करो भाई, बाकी लोग भी चेक करें क्या आंसर आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताना था, हमारे लिए ये आंसर इम्पोर्टेंट नहीं, हमें ये सीखना था कि देखो चाहे 10P5 सर 30240। हाँ सर 30240। बाप रे बाप, अलग अलग आंसर बताओगे तुम लोग। सर मैंने वही बोला था 30,240। 13, फिर से बोल दो जरा, क्या बोला था? 13 सर 30,240। 30240। 30240। ओके, ये 1 नहीं है। हाँ सर 1 नहीं है। ओके, चलो ठीक है। तो ये हमारे लिए आंसर तो खैर चलो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन हमें अभी ये सीखना था कि हम जो है बगैर फार्मूला लगाए भी, देखो हम यहाँ पर पहुँच गए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और अगर फार्मूला लगा के भी करते तो 10P5 आता, और जिसका फार्मूला होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को सब लोगों को पता है कि सॉल्व कैसे करेंगे, कि पहले क्या आएगा 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, फिर 6। इसको अगर ओपन कर दो तो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो देखो यही तो आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो यही वैल्यू आ गई। तो ये फार्मूला हमारा बन जा रहा है। तो अभी तो ये समझने के लिए था कि हम फार्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं सीधे। अब समझना फार्मूला कैसे डिराइव किया गया, इसी मेथड से ही डिराइव किया गया, कुछ नया काम नहीं किया गया, इसी से डिराइव किया गया डायरेक्ट। कैसे किया गया देखते हैं। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज, ये परमुटेशन अंडर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड था ना, तो हेडिंग लिख लेते हैं इसी में। फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ वेज ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकिंग आर एट ए टाइम, नंबर 1 करके लिख लेते हैं। नंबर ऑफ arrangement of n different thing taken are at a time इक्वल टू होता है NPR, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो हमने फार्मूला लिख लिया। अब जरा इसको डिराइव करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना है। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब करते हैं इसका प्रूफ कि किस तरीके से ये फार्मूला डिराइव हुआ होगा। तो वैसे ही है जैसे ऊपर हमने किया ना, कि हमारे पास 10 बॉल्स थी और 5 बॉक्स थे, तो अब हमारे पास बॉल्स कितनी हो गई, n बॉल हो गई हैं, और बॉक्स कितने हमारे पास r बॉक्सेस हैं। तो 10 बॉल हैं और r बॉक्सेस हैं। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ जरा, ये हमारे पास जो है इस टाइप से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास r बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, करते करते ये आर बॉक्स है। तो ये कितने बॉक्स हैं, आर बॉक्सेस हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है बॉल्स थी वो कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास n बॉल्स हैं। जो बॉल्स हैं वो कितनी है, n बॉल्स हैं।
अब हम पहले यहाँ पर पहुँचे फर्स्ट वाले के पास। हमारे पास हाथ में n बॉल्स हैं। इस फर्स्ट वाले बॉक्स को, जो पहला बॉक्स है, इसको फिल करने के कितने मेथड होंगे? इस पहले बॉक्स को फिल करने के कितने मेथड? n मेथड होंगे। चलो, तो इस फर्स्ट बॉक्स को जब हमने फिल किया, ये फर्स्ट बॉक्स था, तो इसके कितने मेथड हो गए? n। फिर जरा इसके पास आए सेकेंड बॉक्स के पास, तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के n minus 1 n माइनस 1। फिर थर्ड वाले के पास आए तो n माइनस 2। n minus 2 अच्छा, तो जरा ये बताओ, जब हम r वाले बॉक्स के पास गए होंगे तो कितना आया होगा? सोच के बताना, जल्दीबाजी में हमेशा गलत होता है। सोच के बताना है, सर सोच के बताना है, सोच के बताना है, सोच के बताना है। कितनी बार बोलूं? जल्दी नहीं बताना है, सोच। n माइनस n माइनस r। सर n minus r minus 1 n माइनस r माइनस 1। ओके, कहीं ब्रैकेट वैकेट तो कुछ नहीं है? बाद में कह दो कि ब्रैकेट भी था इसमें, ऐसा कुछ तो नहीं है? सीधे सीधे ब्रैकेट में लिखा है n माइनस r माइनस 1। चलो, अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ी की सभी ने, वो देखते हैं। हमारे पास n बॉल्स थी, n थिंग्स थी ना, n डिफरेंट थिंग्स आर देयर, यहाँ लिख लेते हैं। n डिफरेंट थिंग थी हमारे पास। तो पहले वाले को जो ये n लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? n को n माइनस 1 माइनस 1, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा n माइनस 0, तो n आ जाएगा। क्या n माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 2 माइनस 1? अभी यहाँ पे पहले वाले से फार्मूला नहीं बन पा रहा, लेकिन इसको देख के फार्मूला बन जाएगा। इस थर्ड वाले को लिख सकता हूँ मैं n माइनस, क्योंकि थर्ड बॉक्स की बात हो रही है, तो n माइनस 3 माइनस 1। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी कि जब फर्स्ट बॉक्स की बात होती है तो आता है n माइनस फर्स्ट बॉक्स माइनस 1। फिर जब सेकेंड बॉक्स की बात आती है तो आता है n माइनस सेकेंड बॉक्स सेकेंड माइनस 1। थर्ड बॉक्स की बात आती है तो आता है n माइनस ब्रैकेट में r 3 माइनस 1। तो जब r बॉक्स की बात आएगी तो क्या आएगा? जब r बॉक्स की बात होगी तो क्या आएगा? n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी n माइनस r प्लस 1। अब बताओ यहाँ पर किसको डाउट हो रहा है? बोलो, इसमें किसी नो को? डाउट सर ओके, तो आप जरा यहाँ पर थोड़ी सी कहानी लिख लेते हैं। जो हमने यहाँ पर समझा है वो हम यहाँ पर कहानी अपनी लिख लेते हैं कि भाई जो फर्स्ट बॉक्स है उसको फिल करने के जो मेथड है, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा n, और या इसको मैं लिख लेता हूँ n माइनस 1। चलो, इसको दोनों को यही लिख लेते हैं n माइनस 1 माइनस 1। उसकी खैर ज़रूरत नहीं, वो तो सिर्फ r टर्म निकालने के लिए था, बाकी तो बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड बॉक्स, तो वो हो जाएगा n माइनस 1। फिर नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड बॉक्स, तीसरे बॉक्स को जब फिल कर रहे हैं तो n माइनस 2। सिमिलरली करके ऐसे डॉट 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 करके नंबर ऑफ वेज टू फिल r बॉक्सेस, r वाला बॉक्स जो है उसको फिल करने के कितने मेथड हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज टू फिल r बॉक्स n माइनस r प्लस 1। यहाँ तक बात सबको क्लियर है बच्चों? जो ऊपर बताया वही यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का टाइम आ गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, पहले बॉक्स को भी फिल करना है एंड दूसरे को भी फिल करना है एंड तीसरे को भी फिल करना है, तो सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री से लेके एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। अब जरा इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाना है। पिछले टर्म पे हमने कुछ सीखा था कि फैक्टोरियल कैसे बनाते हैं। एक तो ये हमारा फॉर्मूला, एक तो ये चलेगा ही, इसको भी हम मान सकते हैं कि एक फार्मूले की तरीके, लेकिन हम उसको उसी फॉर्म में लेके आएंगे एनपीआर के फॉर्म में। कैसे बनेगा जरा सोचो। यहाँ पर n है हमारे पास, n माइनस वन है, n माइनस टू है, से लेके n माइनस आर प्लस वन है। किसकी कमी है, किसकी कमी है कि इसको हम पूरा फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दें। इसको n फैक्टोरियल हम लिखना चाहते हैं, ऊपर वाले को हम n फैक्टोरियल लिखना चाहते हैं, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें कि n फैक्टोरियल बन जाएगी। क्योंकि n फैक्टोरियल तब हो सकता है जब n से ओपन होते 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 सर n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ, क्योंकि इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस आर होगा भाई। n माइनस आर प्लस वन के बाद वाला टर्म जो होगा एक एक कम होता जाता है ना। देखो ना, यहाँ पे पहले वन हुआ, फिर उससे कम टू हुआ, फिर यहाँ n माइनस आर प्लस वन है, इससे भी जब एक कम करोगे तो n माइनस आर आएगा, फिर उसके बाद n माइनस आर माइनस वन आएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में जब जाओगे तो थ्री आएगा, टू आएगा, वन आएगा। सिमिलरली इसको भी, नीचे को भी ऐसे लिख लो, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू से लेके लास्ट में थ्री टू वन तक। अब जरा ऊपर वाले को पूरे को ध्यान से अगर आप देखेंगे, n को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके वन तक जा रहा है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो। और इस नीचे वाले को n माइनस आर से जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम n फैक्टोरियल, और नीचे वाला n माइनस आर से शुरू हो रहा है, फिर एक एक कम करते करते वन तक जा रहा है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। तो और ये जो है वो किसका फॉर्मूला था, NPR का, नंबर ऑफ परमुटेशन। तो अब बताओ इसमें कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम जो है डायरेक्ट यही काम करेंगे। हाँ, जब कोई NPR का कोई क्वेश्चन ही मिल जाएगा तो वहाँ पर तो फार्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि फार्मूला बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कोशिश यही हमारी रहेगी कि हम फार्मूला यूज़ ना करें, और इस तरीके से इसको हम लिख लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। यहाँ तक NPR के उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, यस और नो। नो सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला हमारा, जिसका खास ध्यान रखना है NPR का। उसके बाद आते हैं अब सेकंड केस में। ये तो था कि जब रिपीटिशन नहीं अलाउड था तब के लिए था। उसके बाद दूसरा एक और ले लेते हैं कि जब अभी क्या था कि n और r की बात हो रही थी ना, यहाँ पर अभी जो बात हो रही थी वो क्या हो रही थी कि n हमारे पास बॉक्स, n हमारे पास बॉल थी, और r जो है वो डिफरेंट थे, बॉक्सेस डिफरेंट थे। यहाँ पर एक कंडीशन चाहो तो यहाँ लिख लो कि n जो है वो ग्रेटर देन क्या था, r, क्योंकि हमारे पास बॉल ज़्यादा थी और बॉक्स कम थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उल्टा हो जाए, बॉक्स ज़्यादा हो जाए और बॉल कम हो जाए, तो फिर कहते कि भाई बॉक्स को फिल करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमेशा जिसको फिल करना है वो ज़्यादा होंगे और जिसमें फिल करना है वो कम होंगे। तो ये हमारा n और r का केस हो गया। अब क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि हमारे पास 10 बॉल हैं और 10 ही बॉक्स हैं। बात समझना ध्यान से कि 10 बॉल हैं और 10 ही बॉक्स हैं, तब क्या होगा। सेकेंड केस हमारा उसी पे डिसाइड है कि सेकेंड केस लिख लेते हैं यहाँ पर, केस सेकेंड करके, कि बॉल भी 10 है और बॉक्स भी 10 है। तब क्या होगा, नंबर ऑफ वेज when n different thing number of ways when n different things taken all at a time। नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम। यहाँ पर भी रिपीटिशन के बारे में नहीं बोला है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है कि अलाउड होगा यहाँ पर। सर आप थोड़ा ऊपर करोगे सर, मैं मतलब निकल गया था।
हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। तो नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन एन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, लिख लेते हैं यहाँ पर कि अब हमारे पास जो एन डिफरेंट थिंग है, ये हमारे पास एन डिफरेंट थिंग है और इन सभी का यूज़ करना है हमको। टेकन मतलब एन बॉक्सेस हैं और एन ही डिफरेंट थिंग्स हैं, तो इसको कैसे करेंगे? हमारे पास जो बॉक्स है वो एन है और एन जो है वो थिंग्स भी एन है, जो बॉल्स हैं वो भी एन है। तो अब इनको जरा बॉक्स के अंदर सेट करना है, वो कैसे सेट होगा उसको देखते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स से लेकर ये एन बॉक्स है, एन बॉक्सेस हैं और एन ही थिंग्स है हमारे पास। तो फर्स्ट वाले में जब फिल करोगे तो ज़रा बताओ कि फर्स्ट वाले में जब फिल करोगे फर्स्ट बॉक्स में, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये करते 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 ये एन बॉक्स है और एन ही थिंग्स है हमारे पास। तो ये एन थिंग लेके खड़े हैं भाई, उनके हाथ में एन थिंग्स है। तो अब हम यहाँ पर आए, पहले वाले के पास आए और यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे जब हम फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल करेंगे तब। तो N. तो 10 बॉल हैं और 10 बॉक्स हैं, तो पहले वाले में तो 10 तरीके से हो सकती हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? n। उसके बाद दूसरे वाले को फिल करने के क्या हो जाएंगे? N-1। हाँ, क्योंकि यहाँ पर n डिफरेंट थिंग्स है ना, और सबको लेना है, सेम बॉक्स है, सेम है हमारे पास बॉक्स और सेम ही हमारे पास थिंग्स है, और रिपीटिशन इसमें भी नॉट अलाउड है। चाहो तो यहाँ लिख लेना रिपीटिशन नॉट अलाउड है, क्योंकि रिपीट नहीं करना। अगर यहाँ पर एक हमने ले लिया तो फिर दूसरे वाले में वो नहीं आएगा, वो जो पहली वाली बॉल है वो सेकंड में नहीं आएगी, तो इसका मतलब सेकंड में n-1 हो गया, थर्ड वाले में क्या हो गया? n-2 हो गया, लास्ट वाले में, अच्छा इसमें क्या हो गया? 4 में n-3 हो गया। अच्छा लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? 1। हाँ भाई, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास उतने ही बॉक्स थे और उतनी ही बॉल थी। तो 10 बॉक्स थे, 10 बॉल थी, तो 10 जब लास्ट वाले में पहुंचे तो एक ही बॉक्स बचा और एक ही बॉल बची, और इन सबके बीच में किसका साइन आने वाला है? इनके सबके में एंड आएगा, Multiplication. और आएगा, तो यहाँ पर हमें एंड आएगा, तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग taken all at a time इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू n-1, N factorial. n-2, n-3 से लेके 1 तक। तो इसको तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका नाम क्या होता है? n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम। तो n फैक्टोरियल, अच्छा n फैक्टोरियल को क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या? n p n, क्योंकि n बॉक्स थे और n ही थिंग्स थी, तो यही फार्मूला npn का भी लग जाएगा। तो ये बात क्लियर है ना कि npn भी लिख सकते हैं, n में से n बॉक्स थे और n थिंग्स थी, तो npn, या फिर उसको n फैक्टोरियल। अभी जब हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 प्रूव करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना उस समय कि npn क्या है और n फैक्टोरियल क्या है। npn को जब ओपन करोगे तो यही आएगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, और n माइनस n फैक्टोरियल क्या होता है? 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फिर npn को हम लिख सकते हैं ना, n फैक्टोरियल को npn लिख सकते हैं, और फॉर्मूला भी हमारा यही कह रहा है कि अगर n में से r होती हैं तो npr,
और अगर n में से n होती है तो npn होता है, n में से अगर r होती हैं तो npr हो जाता है फॉर्मूला नंबर ऑफ अरेंजमेंट का। अगर n में से n को करना है तो npn हो जाएगा। अब तेरा थर्ड केस ले लेते हैं, जब रिपीटिशन अलाउड होगा तब क्या होगा। हो गया ना ये सेकंड, कौन सा केस था सेकंड। अब लिख लेते हैं थर्ड केस। परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, नंबर ऑफ परमुटेशन और वही है n डिफरेंट, n हमारे पास n थिंग है और n डिफरेंट थिंग है और r बॉक्सेस है। जो पहली वाली हेडिंग थी वही सेम हो जाएगी, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन और एट ए टाइम, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, रिपीटिशन अलाउड लिख लेंगे आर। ए का मतलब क्या है, रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। अब हम रिपीटिशन अलाउ कर सकते हैं कि जो हमने पहले बॉक्स में रखा उसको हम दूसरे बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो अब ज़रा यहाँ पर समझ लेते हैं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर हमें पहला वाला केस समझ में आ गया है तो ये सारे केसेस बहुत इजी हैं, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास n बॉक्सेस हैं, n बॉक्सेस हैं और n डिफरेंट, सॉरी r बॉक्सेस है, n डिफरेंट थिंग है और r बॉक्सेस है। यहाँ पर लिख लेते हैं n डिफरेंट थिंग्स है और ये 1 2 3 करके ये r बॉक्सेस है। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड है, ऐसे करते करते ये r बॉक्स है। अब हम जरा पहले वाले के पास पहुँचे, अपने n डिफरेंट थिंग को लेके फर्स्ट वाले के पास पहुँचे हैं। अब बताओ यहाँ पर इस फर्स्ट वाले को फिल करने के, फर्स्ट वाले बॉक्स को, बॉक्स 1 को फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। हमारे पास n डिफरेंट थिंग है और रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। रिपीटिशन मतलब पहले वाले में अगर डाल दिया तो हम दूसरे में भी डाल सकते हैं। तो इस फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, n। दूसरे वाले में कितने होंगे, दूसरे वाले में भी n ही होने वाले हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि भाई रिपीटिशन अलाउड है। जो हमने फर्स्ट में डाला है उसको डाल सकते हैं, तो उसमें भी सेम हो जाएगा, उसमें भी n हो जाएगा। थर्ड वाले में भी n हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कम तो होना ही नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। r वाले में भी क्या हो जाएगा, n। तो इसका मतलब n n n करके हमें कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R time. परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ नहीं लिखते, सीधे लिख लेते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, n इंटू n अप टू डैश 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 n। और कितने टाइम्स है ये, r टाइम्स का मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n n n करके जब मल्टीप्लाई करेंगे, n n n करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू द पावर क्या हो जाएगा, r। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो n टू द पावर r हो जाएगा, जब n और r अलग अलग होंगे तब। तो ये नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला हो गया हमारा। ये कब के लिए हो जाएगा, जब n और r अलग अलग होंगे लेकिन रिपीटिशन अलाउड होगा तब। जब अलाउड नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, NPR। और जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो फॉर्मूला होता है n टू द पावर r। ठीक है। इसी में अगर हम फोर्थ केस ले लें कि भाई यहाँ पर n बॉक्स हो और n ही वो हो,
यहाँ पर इस फोर्थ को क्या है, इसी को सीधे सीधे हम समझ सकते हैं, यहीं पे बना देता हूँ कि हमारे पास n जो है वो डिफरेंट थिंग्स है, n ही बॉक्सेस हैं, और अभी भी रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो अब जरा बता दो इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे। 10 to the power n। हाँ, तो बिल्कुल सही 10 to बात। power n। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, अब इसके लिए क्यों पूरा पूरा लिखें, सीधे लिख लेते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टू द पावर n। तो ये कोई नई बात नहीं है, सेम वही बात हो गई, बस n का r टाइम तक मल्टीप्लाई हुआ था, अब n का जो है वो n टाइम तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n टू द पावर n हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले बन गए ये, ठीक है। और ये कोई फार्मूला नहीं कर सकते इनको, ये सब केसेस है जो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो भी सही है और फार्मूला लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 केसेस हमने पढ़ लिए। अब जरा हम एक फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं जो हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको भी इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे हो गई होगी, क्यों 1 कर दी गई होगी। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट टू प्रूव फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। तो देखो कैसे ये बना होगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। हमने फार्मूला अभी पढ़ा था, अभी फार्मूला हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास n डिफरेंट वेज हो, n डिफरेंट वेज होते हैं और n मतलब n हमारे पास डिफरेंट थिंग्स है और n ही बॉक्सेस हैं और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो npn का एक अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम। 2 फार्मूले भी हमने डिराइव किए, एक तो npn का फार्मूला डिराइव किया जिसमें npn आया था, वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज व्हेन n डिफरेंट थिंग, number of ways when n different things taken all at a time। ऊपर वाला केस है, सब देखते जाना, ऊपर ही अभी हमने लिखा हुआ है सारे, कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो वो फार्मूला हमने पढ़ा था npn और उसकी वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी। तो npn की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पर, अगर हम फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, यही तो आएगी ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। तो अभी हम इसकी वैल्यू 1 नहीं, 0 फैक्टोरियल 0 ही रखते हैं, इसको 1 नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ वेज एंड डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है, ये बात क्लियर है। एनपीएन का फार्मूला जो हमारे पास था वो हमने लिख दिया, एनपीएन का फार्मूला। और दूसरा देखो, दूसरा कोई और एक फार्मूला भी हमने डिराइव किया ऊपर, उसको देखो, वो भी एन के लिए ही था क्या, कोई जिसमें एन के लिए वो भी था। अगर हम फार्मूले से देखें, ये तो हो गया एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। चलो इसमें फार्मूला हम एन सी आर का नहीं ओपन करें, अगर हम सीधे यहाँ पर लिख दें कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, तो उसका फार्मूला अभी हमने एन फैक्टोरियल प्रूव किया कि नहीं प्रूव किया, जरा देखो। मान लो अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला अभी अप्लाई नहीं कर देते, अभी हम इसको केवल इतना ही रख देते हैं, चलो इसको ऐसे ही रख दो, तो क्या हमने अभी ये यहाँ पर प्रूव किया है कि नहीं, पहले इसको इतना ही समझते हैं। ये ऊपर देखो, क्या हमने अभी ये प्रूव किया है, Yes, sir. ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन एट ए टाइम npn इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम npn इक्वल टू n फैक्टोरियल। और एक और अभी हमने प्रूव किया था, यहाँ पे ऊपर अगर चले हम, तो ये npn वाला हो गया n फैक्टोरियल का। दूसरा हमारे पास जो फार्मूला होता है, जरा उसको देख लेते हैं। ये हम यहाँ पर अभी कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, ये जो npn और n फैक्टोरियल लिखा है, n में से n को अगर करेंगे, अभी हमने प्रूव किया था ना कि n में से n को अगर हमारे पास n बॉक्स है और n ही हमारे पास बॉक्स है और n ही थिंग है,
तो फॉर्मूला हमारा क्या बना था, पहले में n, दूसरे में n-1, तीसरे में n-2 से लेके 1 तक। तो ये n फैक्टोरियल आया था ना, हमने उसको npn लिख दिया है, लेकिन आया तो वो n फैक्टोरियल ही था। बाद में मैंने बोला कि भाई n में से n है तो npn हो गया, तो वो हमारे पास n फैक्टोरियल हो गया। तो एक तो ये हो गया कि npn n फैक्टोरियल के इक्वल है। दूसरा, अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करें, यूजिंग फार्मूला, जो फार्मूला हमारा है npr का, तो npr का फार्मूला है, उसको हम r की जगह पे पुट कर देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। पुट n इक्वल टू आर, या r इक्वल टू n पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे r है उसकी जगह पे n पुट कर दो, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0। ये देखो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक इक्वेशन बनी है ये वाली और एक इक्वेशन बनी है ये वाली, और दोनों ही npn की वैल्यू है, दोनों के RHS इक्वल है। ये है n फैक्टोरियल और ये है n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 या 0 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को इक्वेट कराएं, क्योंकि दोनों के RHS इक्वल है, तो दोनों के RHS भी इक्वल करा देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ से भी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 प्रूव हो जाती है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल केस बन जाएगा अगर हम, वैसे तो हमें फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ये फिक्स करके दे दी गई है कि भाई इसको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली नहीं, जो अभी हमने प्रूव किया उस तरीके से, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट से, तो उससे हम समझ सकते हैं कि भाई npr का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। और दूसरा अभी हमने प्रूव किया था कि n डिफरेंट थिंग में से अगर n बॉक्स है और n डिफरेंट थिंग है, तो उसका मेथड होता है n फैक्टोरियल। क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि पहले बॉक्स में n वेज है, दूसरे में n-1 है, तीसरे में n-2 है, तो लास्ट में 1 है, तो वो n फैक्टोरियल। तो ये भी n फैक्टोरियल है और दूसरा वाला भी n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 हो रहा है, जबकि उसको भी सिर्फ n फैक्टोरियल होना चाहिए। तो दोनों के RHS इक्वेट करा देते हैं, क्योंकि LHS इक्वल है, तो इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। कई सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन हमें तो फैक्टोरियल 0 को 1 ही लेके चलना है। कई बार ऐसे भी कुछ लोग प्रूव कर देते हैं कि भाई एक फार्मूला हमारे पास ये हमको बताया गया है कि n फैक्टोरियल में n को बाहर निकाल दो तो क्या बन जाता है, n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर वो n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, और कह देते हैं कि भाई 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n की जगह 1 और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, तो कह देते हैं कि और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये सब ज़बरदस्ती के नाटक है, हमें तो ये याद रखना है, और मैथमेटिकली इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, वैसे तो हमें लर्न नहीं करना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब जरा हम कुछ केसेस करते हैं, जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और फिर वहाँ पर देखते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन में टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। एक और अच्छा इसमें पढ़ लेते हैं, जैसे हमने कुछ केसेस पढ़े ना, कितने 4 पढ़े थे, एक केस और पढ़ लेते हैं इम्पॉर्टेंट करके, जब कहीं पर बात एटलीस्ट की होगी तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। बल्कि इसको नाम ही दे दो, 5th केस करके दे दो। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग number of permutation of m different thing taken r at a time with at least one repetition, with at least one repetition। अब ये एटलीस्ट वर्ड जो आ गया ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तुमने 10th में भी देखा होगा, एटलीस्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कम से कम जो है वो एक हेड आ जाए, जैसे 2 हेड को हमने
टॉस किया, 2 मतलब कॉइन को टॉस किया, या 3 कॉइन को टॉस किया, 4 कॉइन को टॉस किया, तो एटलीस्ट 1 आ जाए। तो एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम तो एक आएगा ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो एक से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, हमारे पास 10 कॉइन है, ठीक है ना, अब उनको टॉस करना है, वो कह रहा है कम से कम एक हेड आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के केसेस में कम से कम एक हेड के लिए कह रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे, बताओ, याद है कुछ मैंने बताया था इसके बारे में, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा केसेस आ जाए कि नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे बढ़ने लगे, तो उसमें 3 रूल बताए थे। एक तो एडिशन रूल बताया था, और एक दूसरा बताया था मल्टीप्लिकेशन रूल, थर्ड वाला एक और बताया था, उसको बोला था बाइजेक्शन रूल। तो यहाँ पर हम जब एटलीस्ट वर्ड आ जाता है तो हम वहाँ पर बाइजेक्शन रूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। कैसे बढ़ने वाले हैं देखते हैं ज़रा। जैसे देखो, अगर मान लिया हमारे पास 10 कॉइन्स है, और अगर हमने उनको टॉस कर दिया 10 कॉइन्स को, और हमने कह दिया कि भाई एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, तो हम कितने केस लेंगे, जिसमें एक हेड आ रहा वो भी लेंगे, जिसमें 2 हेड आ रहा उसमें वो भी लेंगे, फिर तीसरा लेंगे जिसमें 3 हेड आ रहे होंगे, और जिसमें 10 तक हेड आ रहे होंगे वो सारे 10 तक केस लेने पड़ेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये काम कर सकते हैं कि हम पहले पूरे टोटल केस कितने होंगे वो निकाल लें। कॉइन का केस सबको पता है ना किस हिसाब से चलता है, 2 टू द पावर n के अकॉर्डिंग चलता है। सबको पता होगा कि एक कॉइन को टॉस करो तो 2 आते हैं, 2 कॉइन को टॉस करो तो 4 केस आते हैं। तो 10 कॉइन को हमने टॉस किया तो 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। अब टोटल में से हम वो केस कर लेते हैं जिसमें एक भी हेड ना आए। बात समझना ध्यान से। 10 क्वाइन थे हमारे पास, 10 क्वाइंस है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, चलो 10 क्वाइंस है, और हमें निकालना है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, एटलीस्ट 1 हेड। तो हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे क्वाइंस में पहले 1 हेड वाला केस देखेंगे कि सब में एक ही हेड आया, एक एक कम से कम एक एक हेड किसमें आया, बाकी सारे टेल हो गए। फिर हम देखेंगे किसमें 2 हेड आए, बाकी सारे टेल्स हो गए। तो एटलीस्ट 1 का मतलब एक भी हेड आए, दूसरा भी आए, तीसरा भी आए, 10 तक हेड वाले सबको कैलकुलेट करना है। तो ये तो काफ़ी लेंथी वाला काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज में, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2 टू द पावर 10, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे कि जब एक भी हेड ना आए, कम से कम एक हेड का मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10 तक आए, और एक भी हेड ना आए, अगर उसको टोटल में से माइनस कर दोगे तो तुम देखोगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है। तो इसलिए जब भी कभी एटलीस्ट वर्ड आ जाए, हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। और मैं यहाँ पर उसको एक फार्मूले के तरीके लिख देता हूँ कि हमें इस तरीके से याद रखना है कि एटलीस्ट प्लस नन, एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल। प्रोबेबिलिटी में भी आ जाता है एटलीस्ट प्लस 1, नन इक्वल टू 1। तुमने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में होने की प्लस ना होने की दोनों का सम क्या होता है, 1। 10th क्लास में पढ़ा था ना कि फेवरेबल केस प्लस अनफेवरेबल केस दोनों का सम 1 हो जाएगा। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की दोनों का सम 1 होता है। तो ये वही है, होने का मतलब कम से कम एक से शुरू हो, और नन का मतलब ना होने की, और दोनों का सम वहाँ 1 क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं तो वो 1 ही आता है होने और ना होने का। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू टोटल हो जाएगा। इसी को हम बोलते थे बाइजेक्शन रूल। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये है बाइजेक्शन रूल, यही है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन रूल में मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल इक्वल टू टोटल। तो ये वही लिखा है, एटलीस्ट प्लस नन, ये है फेवरेबल और ये है अनफेवरेबल इक्वल टू 1। तो अच्छा, एटलीस्ट के लिए हम कौन से फार्मूले का यूज़ करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एटलीस्ट के लिए कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर n हमारे पास है, n में से r अगर हमारे पास है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते थे, NPR अभी लिखा हुआ था। और नहीं सॉरी, यहाँ पर एटलीस्ट के लिए नहीं, हम तो इसके लिए नहीं यूज़ करते। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू टोटल, बस इतना ही रखो। उसके बाद फिर अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे एन और आर के टर्म में, तो हमको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट के लिए कौन सा यूज़ करना है, टोटल के लिए और नन के लिए कौन सा यूज़ करना है।
ठीक है ना। वैसे अगर मैं थोड़ी सी याद दिलाऊं तुम्हें तो यहाँ पर हम पीछे अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। यहाँ देखो, ये है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, हमारे पास n में से r थे तो हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बने थे टोटल n टू द पावर r। जब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड था और जब रिपीटिशन नहीं अलाउड था तब क्या बना था यहाँ पर, तब फॉर्मूला बना था NPR। ये फॉर्मूला बना है ना स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया है वहाँ से, तो ये फॉर्मूला हमारा बना था NPR। ये तो उसी से उसी को माइनस करना है, लेकिन अभी हम वहीं तक छोड़ देते हैं उसको, अभी इतना ही लिखते हैं कि एटलीस्ट हमें क्या याद रखना है, एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू टोटल, ताकि हम कोई कंफ्यूजन ना रहे एन और आर के चक्कर में। फिर जब क्वेश्चन मिलेगा हमको तब हम उसमें अपना काम तमाम करेंगे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके अपनी, जो फार्मूले थे उनको डिराइव कर लिया, बस उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 लिखते हैं। फ्रॉम 2 डिजिट नंबर फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, कौन कौन से डिजिट का यूज़ करना है, 1 2 3 4 इफ नंबर 1 रिपीटिशन इज अलाउड और दूसरा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। पहला है रिपीटिशन अलाउड और दूसरा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। चलो अब इसके आंसर तो बताने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। हमारे पास 4 नंबर है, हमें सर रिपीटेशन हाँ बोलो बोलो। सर रिपीटेशन अलाउड में 16 और नॉट अलाउड में 12। ओके, तो जब देखो रिपीटिशन अलाउड होगा तो हमारे पास 4 नंबर है। 4 नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो हम पहले वाले 2 डिजिट नंबर का फॉर्म करना है हमको, तो यूनिट डिजिट में और टेंस डिजिट में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो हमने पहले देखा कि इस वाले पहले वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं। तो 1 2 3 4 में कोई भी एक रिपीटिशन अलाउड है, तो इन चारों में से कोई भी एक नंबर यहाँ रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इन चारों में से एक नंबर कोई भी हो सकता है, तो उसके नंबर ऑफ वेज 4 हो गए। एंड दूसरे वाले बॉक्स में कितने रख सकते हैं, जब हमने रिपीटिशन अलाउड है तो जो इसमें रखा है वो दूसरे वाले में भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हमारे पास रिपीटिशन जब अलाउड होगा तो आंसर हो जाएगा 16। अच्छा, अगर हमसे कोई कहे बताओ भाई केस कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर इनिशियली हमको बना के देख लेने चाहिए कि कौन कौन से केस बनेंगे। देखो, क्या 12 बनेगा, क्या 1 2 3 4 से 2 डिजिट नंबर 12 बनेगा। 4 नंबर का यूज़ करना है 1 2 3 4 का, और उसमें से 2 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो क्या 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 2 1 बनेगा, 3 1 बनेगा, 4 1 बनेगा। 16 कौन कौन से नंबर बनेंगे बताओ जरा, और कौन कौन से नंबर बनेंगे जरा सारे बताओ, एक बार चेक करो कौन कौन से बनने वाले हैं। सर फिर 1 1 2 2 हाँ, 3 एक तो 3 4। रिपीटिशन वाले ये 4 बन जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। और कौन कौन से बनेंगे, स्टार्टिंग में हमको सारे लिख के देख लेने चाहिए कि ये आखिर क्वेश्चन है क्या। सर 2 3 4 4 यस सर, फिर 2 3 1 2 और 2 3 2 4 हो 2 गया, 3 3 3 2 3 4 हो गया, 4 3। अच्छा, यहाँ 2 3 हुआ है 4 2 और यहाँ 2 3 नहीं हुआ ना, कहीं पर भी नहीं, हो गया 2 3 3 2 हो गया, 3 4 4 3 हो गया, 4 1 1 4 हो गया। अच्छा 4 2 4 हुआ लेकिन 42 नहीं हुआ। 3 4 बाकी हाँ? नहीं कितने सर हो गया ये 4 3 7 3 10 13 14 15 16 बन गए सारे के सारे टोटल, देख लो। रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या होगा, पहले वाले में हम कोई भी इन चारों में से कोई भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 में कोई भी, तो यहाँ पे 4 हो गया।
अब एक नंबर यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर रिमेनिंग कौन कौन से नंबर होंगे? रिमेनिंग 3 नंबर्स ही तो होंगे ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो टोटल क्या बन जाएंगे? 4 3 ज़ा 12। इसमें कौन कौन से आने वाले हैं? ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर आने वाले हैं। कौन से नहीं होंगे? जो ये वाले हैं, ये 4 जो रिपीटिशन वाले हैं, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। बोलो इसमें किसी को, ये तो बहुत छोटा सा इजी क्वेश्चन हमने ले लिया हुआ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? क्लियर है ना बात यहाँ तक? Yes, sir. ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बस इसी तरीके से इजी इजी से क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म using the digit 1 2 3 4 5 और ये 6। रिपीटिशन अलाउड, सेकेंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अब तो देखते ही आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। 216 और 120। हाँ, रिपीटिशन अलाउड में हम क्या करते हैं, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये सब बॉक्स वॉक्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले में 6 नंबर में से कोई हो सकता है, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, क्योंकि 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6। कभी कभी वो दिमाग लगा देते हैं यहाँ पे 5 को गायब कर देंगे, आदमी झोंक में रहता है 1 से 6 तक ले लेता है, 5 गायब है, तो ध्यान रखेंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये वो बन गया 6 टू द पावर 3 बन गया, यानी कि 216। और दूसरा जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या हो जाएगा, पहले में 6 ले लिया तो एक कम करना पड़ेगा, फिर उससे भी एक कम करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 5 4 जा 20, 2 6 जा 12, सर 120। तो 120 आ गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना और बताओ इसको कैसे करेंगे। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कोई प्रॉब्लम हो तो रोक देना मुझे, अगर बहुत जल्दी हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 RNA, रिपीटिशन नॉट अलाउड। नंबर 2 RA, रिपीटिशन अलाउड। अब इसमें थोड़ा सोचना फिर आंसर देना, जल्दीबाजी में गलत मत बताना, थोड़ा सोचो कि 300 से बड़ा, और इतना भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। एक रिस्ट्रिक्शन हो गया हमारे पास कि हमें जो भी नंबर बनाना है वो 300 से बड़ा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कोई भी नंबर बनाओ वो 300 से बड़ा होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और 300 से बड़ा होना चाहिए। कितने नंबर बनेंगे? तीन सौ 300 है तो 301 बन सकता है, 302 बन सकता है। 300 वाले सारे के सारे 3 के बाद वाले बनेंगे। 400 वाले सारे बन सकते हैं जिनकी स्टार्टिंग 4 से होगी, जिनकी स्टार्टिंग 5 से होगी, जिनकी स्टार्टिंग 144 144। क्या वो वाले नंबर बनेंगे जिसकी रिपीटेशन वाला रिपीटेशन वाला से रिपीटिशन वाले के साथ? नहीं नहीं, सर रिपीटेशन वाले के 64 होंगे। रिपीटिशन अलाउड। यस सर। नहीं नहीं, अच्छा तुमने कितने बताए, देव ने कितने बोले थे
रिपीटिशन अलाउड में 144 वन यस सर अलाउड में 144 144 डबल 4 कैसे कैसे बताओ सर पहले तो 2 डिजिट छोड़ देंगे ना 1 और 2 क्योंकि 300 से बड़ा चाहिए नंबर ओके और बाद में दोनों में ले सकते हैं 1 से 6 पहले में 4 ही ले सकते थे ना 3 4 5 6 फर्स्ट डिजिट फर्स्ट वाला तुम बता रहे और हो बाकी में रिपीटिशन अलाउड की बात कर रहे हो यस सर देखो देखो ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो देखते हैं चेक करते हैं रिपीटिशन अलाउड में हमारे पास ये जो नंबर है जो जिसमें हम पहले वाले में फिल कर सकते हैं इस बॉक्स में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जो कि 300 से बड़ा होना चाहिए तो 300 से बड़ा नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए जो 100 डिजिट का नंबर है वो या तो 3 से स्टार्ट होगा या तो 4 से स्टार्ट होगा या तो 5 से या तो 6 से अरे भाई 301 होगा या तो ऐसे ऐसे करते करते फिर 4 से स्टार्ट हो सकता है 5 से स्टार्ट हो सकता है या 6 से स्टार्ट हो सकता है ना और तो कोई नहीं हो सकता ना क्योंकि यहाँ पे अगर हमने 1 से स्टार्ट कर दिया या 2 से कर दिया तो फिर तो यहाँ पे होगा ही नहीं तो यहाँ पर वो नंबर कौन सा आ जाएगा 3 4 5 6 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हो सकते हैं तो यहाँ पर हो सकते हैं 4 जो 3 से स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट होगा या तो 6 से स्टार्ट होगा फिर उसके बाद यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है रिपीटिशन अलाउड में क्या हो जाएगा अब यहाँ पर जो हमने 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर यहाँ यूज़ किया होगा तो क्या मैं यहाँ पर उसको यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं यूज़ कर सकता हूँ Yes, sir. तो अब कितने यहाँ पर क्या लेना चाहिए यस सर यहाँ पर क्या लेना चाहिए मुझे 6. 6 6 क्योंकि हम कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं ना हमने एक ले लिया है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ले सकते हैं और यहाँ पर सर वहाँ पे भी 6. तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे फिर 108. कैसे 36 इंटू 4 72 का डबल 144 होगा ना यस सर 144 Yes, sir. Yes, sir. सर वो एक बार फिर से बताओ कि सर वो 6 और 6 कैसे है भाई रिपीटिशन जब अलाउड होता है तो हमें टेंशन ही नहीं होती कि हमें कोई नंबर कम करना है अभी हमने ऊपर जितने सारे केसेस देखे जब देखो जब रिपीटिशन अलाउड थी तो 6 नंबर थे तो 6 के 6 बार बार रिपीट होते हैं और ऊपर देखो तो जब रिपीटिशन अलाउड था तो 4 नंबर थे तो 4 4 बार बार रिपीट हो रहे थे हर बार 4 लेना पड़ रहा था ना तो रिपीटिशन अलाउड होता है तो फिर हमारे पास जितने नंबर होते हैं वो सारे बार बार आते हैं और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है नॉट अलाउड है तो फिर एक एक नंबर कम होता जाता है सीधी सी बात है अभी हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा 6 था क्योंकि हमने एक भी नंबर कम नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 है उसमें से 6 नंबर में से पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन है जो क्या बोलेंगे इसको वंस यूनिट टेंस 100 डिजिट जो है जो 100 डिजिट है उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दे दिया इन्होंने कि यहाँ पर 6 नहीं ले सकते क्यों क्योंकि वो नंबर भी आ जाएंगे जो 300 से छोटे हैं अगर हमसे कोई क्वेश्चन कहता कि भाई टोटल कितने बनेंगे तो आंसर हो जाता 6 इंटू 6 इंटू 6 लेकिन उसने बोला है कि फर्स्ट वाले में 3 4 5 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर बन सकता है तो इसलिए पहले वाले में 4 ले लिए क्योंकि 3 4 5 6 ही ले सकते थे 1 2 नहीं ले सकते थे जो 100 डिजिट है लेकिन जब एक डिजिट का यूज़ कर लिया है तो दूसरे में एक कम कब होता जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता लेकिन हम यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड का केस कर रहे हैं ये सेकंड वाला केस पहले कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो 6 नंबर कोई भी हो सकते हैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है उसके बाद अगर यहाँ पर हम फर्स्ट केस ले लेते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो क्या हो जाता अब बताओ रिपीटिशन Sir 4 into 6 into 5. तो यहाँ पर तो वही सेम रहता रिस्ट्रिक्शन है कि 4 ही रहने चाहिए
3 4 5 6 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 6 नंबर थे। 6 नंबर में हमने क्या किया, एक नंबर तो यूज़ कर लिया है, कोई भी एक नंबर पहले वाले में हो गया, तो 6 हमारे पास टोटल थे, तो एक यूज़ हो गया तो अब बचे 5, और फिर एक और यूज़ हो गया तो बचे 4। बोलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? 4 5 जा 20, 4 जा 80 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर क्या है? 120। हाँ 180, ये 80 हुआ ना, 120 कैसे? यस yes यस sir, सर। yes सर इसमें 4 इंटू 6 इंटू 5 नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए थोड़ा सा कि 6 क्यों होगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो आपने कोई नंबर पहले वाले बॉक्स में कोई एक नंबर रखा होगा, मान लिया 3 रखा होगा, हाँ हाँ सर, हाँ तो सर, तो हमारे एक पास कम हो एक जाएगा। कम हो गया ना नंबर, तो 5 ही नंबर बचे। फिर एक और रख दिया तो एक नंबर और कम हो गया, तो 4 हो गया, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 हो गया। बोलो अभी भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्लियर है बात यहाँ तक? yes sir, यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको जरा दिमाग लगाना, फिर बताना इसका क्या आंसर होगा। फाइंड 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है फाइंड 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। विद डिफरेंट डिजिट का मतलब क्या हुआ? रिपीटिशन नॉट अलाउड। repetition not allowed, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 कह रहा है कि वो 2 डिजिट के नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर। अच्छा डिजिट कौन कौन से यूज़ करोगे? जब इन्होंने कोई डिजिट नहीं दिए तो हम कौन से डिजिट यूज़ करेंगे? 0 to 9, हाँ 0 to 9 सारी की सारी डिजिट हमें अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पूरी की पूरी वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे, फाइंड द 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट डिविजिबल बाई 5। दूसरा एक और ले लेते हैं, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर how many 4 digit number can be formed using the digit 1 2 3 4 5 6 7 if at least one digit is repeated। if at least, अब ये at least वर्ड आ गया, ध्यान रखना है इसका, जहाँ भी सुनाई देगा वहाँ पर हमें ध्यान रखना है, at least one digit is repeated। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे होमवर्क, बाकी फिर और हम करेंगे अगले तो पहले वाले का 18 है, पहले वाले का आंसर 18 आ रहा है, गड़बड़ है और चेक करो। क्या लिख के देखें सारे के सारे कि कुछ मेथड अप्लाई किया? लिख के देखें ना सारे। रिदम नहीं सर, हाँ, ना लिखे नहीं सर। तो कैसे किया फिर? सर 2 डिजिट नंबर चाहिए तो मतलब पहले मतलब 10th प्लेस में 1 to 9 कोई भी आ सकता है, तो मतलब 9 पॉसिबिलिटीज है, और सेकेंड वाले में 5 या तो 0 आ सकता है, तो मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है। 9 into 2 18। नहीं गड़बड़ है, चेक करना, इसीलिए मैंने दिया, दिमाग लगाना, फिर बात करेंगे अगले टर्न पे इसकी। ठीक है, थोड़ा सा और सोचना और देखना कि तुमने जो 18 नंबर है वो लिख के भी देखना, तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि बहुत छोटे से नंबर आने वाले हैं भाई। 2 डिजिट नंबर है और 5 से डिविजिबल है, तो 15 से स्टार्ट होगा।
15, 25, 35, 45, तो तुम देखोगे कि 18 नंबर नहीं मिलने वाले, कुछ कम मिलेंगे। सर 10 भी होगा ना? हाँ सर 10 भी होगा ना? फाइंड 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट डिविजिबल बाय 5। हाँ 10 भी हो जाएगा, सही बात है। देखना, चेक करना, अगले टर्न पे बात करेंगे। मे बी क्या आता है आंसर, अगले टर्न पे बात करेंगे। 2 मिनट का टाइम सभी के देते हैं सोचने का, अगले टर्न पे बात करेंगे हम लोग इसकी फिर। ओके सर 17। 17 आ गया, कैसे? सर 2 डिजिट नंबर है, मतलब सर जैसे डिविजिबल बाय 5 करे सर तो 1 मतलब सर 18 ही आ रहा है, मैंने काउंट करके भी देख लिया। बाकियों को भी करने दो, बताऊंगा अगले टर्न पे, क्यों टेंशन। सर क्योंकि 100 को थोड़ी ना काउंट करेंगे हम। नहीं बिल्कुल सही है, 100 को नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। करेंगे अगले टर्न पे बात करेंगे, इनको भी सोचने दो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर अभी बता दूंगा मैं, ठीक है? सर तो आंसर सही है या नहीं? नहीं चेक करो, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, चेक करो फिर बताऊंगा। सही है, जब तुमने लिख लिए सारे नंबर तुम्हारे सामने है तो फिर उसमें सही गलत वाला कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है तो 0 से 9 तक होने चाहिए, और उसके बाद जो है डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए। गिनती के नंबर है, काउंट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं। इनको भी करने दो, फिर अगले टर्न सर 18 डिस्कस आ रहा है सर। हाँ अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे फिर हम लोग। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।